चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 9th के लिए मॉडल प्रश्न पत्र, जो कि आपका क्लास 9th का रहने वाला है, साइंस का रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं। यदि आप क्लास 9th में और दे रहे हैं क्लास 9th का एग्जामिनेशन 2022 में, तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो को जरूर देख के जाना, क्योंकि मॉडल प्रश्न पत्र आपका जो सेट फर्स्ट रहने वाला है, फुल्ली सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ। तो यह आपका स्पेशली जेएससी बोर्ड के लिए है। किस लिए है? तो झारखंड बोर्ड के लिए है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ मॉडल प्रश्न पत्र फुल्ली सॉल्यूशन क्लास 9th का साइंस का। इसमें आपको यहाँ पर कह रहा है सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं, इनके ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। और कुल जो इनके क्वेश्चन होंगे, इनके ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी होंगे। और कुल आपके जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, इनके ऑल क्वेश्चंस आर इन कंपलसरी हैं। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलने वाला है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि आपके सभी क्वेश्चन जो होंगे वो MCQS रहने वाले हैं, जिसमें कि आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। आपको एक सही विकल्प को आपको चयन कर लिखना होगा। और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। तो फिलहाल के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है, आप सामने है, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर आप यहाँ से और लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देख के जाना एक बार। यदि आप 2022 में बोर्ड एग्जाम क्लास 9th का दे रहे हैं, तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो को जरूर देख के जाना। यहाँ पर कह रहा है इनमें से कौन सा एक सदस्य नहीं है? क्या विस्थापन सदस्य नहीं है, या फिर त्वरण नहीं है, या फिर वेग नहीं है, फिर दूरी नहीं है? तो हम जानते हैं विस्थापन भी एक सदस्य होता है, और त्वरण भी एक सदस्य होता है, और वेग भी एक सदस्य होता है। इनकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। बट दूरी जो होती है वह स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो हम जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। और त्वरण यानी कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और वेग किसे कहते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो चाल में परिवर्तन की दर को हम तो क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन मेथड की बात करें, चाल और वेग का मात्रक होता है। तो हम जानते हैं चाल और वेग का जो मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकंड होता है। और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होता है वह त्वरण का होता है। किसका होता है? एक्सेलरेशन का होता है। न्यूटन जो होता है वह फोर्स का होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका होता है? आपको वो कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन फोर्थ की बात नहीं, यहाँ पर क्या है? ओडोमीटर मापता है, चाल मापता है, त्वरण मापता है, वेग मापता है, फिर दूरी मापता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं कि 20 मीटर प्रति सेकंड का किलोमीटर प्रति घंटा में मान कितना होगा। तो 20 मीटर प्रति सेकंड का जब हम किलोमीटर प्रति घंटा में निकालते हैं, तो हम क्या कर देते हैं? तो हम कर देते हैं 18/5 से क्या कर देते हैं? 18/5 से हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 से काटते हैं तो 5 चौका 20 होता है 1872 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। छठे क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है एक कार की जो चाल है वह 15 मीटर यानी 15 मीटर की है। दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर दूरी तय यानी कि दूरी प्रति घंटा हो जाती है। तो कार का त्वरण क्या होगा? तो आपको यानी कि दूरी कितनी दी जा रही है? यहाँ पर एस इक्वल टू जो है वह कितनी है? 15 मीटर आपके सामने यहाँ पर दी जा रही है। और यहाँ पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा से यानी कि यू इक्वल टू जो है आपका वह कितना है? तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम यानी कि उसमें बदलते हैं, तो आपका क्या आ जाता है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम बदलते हैं, तो किस में बदलते हैं? 5/18 से कर देते हैं। यानी 5/18 से कर देते हैं, तो आपका 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। यानी 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी 5 मीटर प्रति सेकंड उसकी जो यानी कि जो प्रारंभिक यानी कि उसकी जो यानी कि गति है वह क्या हो जाएगी? यू इक्वल टू आपकी 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। और वी इक्वल टू यहाँ की कितनी दी जा रही है? 36 किलोमीटर, यानी कि आपकी 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तो आपकी यानी कि हो जाती है। तो कार का त्वरण आपको निकालना होगा। तो कार का त्वरण क्या होता है? तो हम जानते हैं एस बराबर की किस तरह से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो आपका निकल कर आ जाएगा, क्या निकल कर आ जाएगा? तो हम जानते हैं इनके क्या होता है? वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? वी स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका यू स्क्वायर होता है। और प्लस का आपका 2as होता है। क्या होता है? 2as होता है। तो यू स्क्वायर यू का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 25 आ जाता है। मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ इक्वल टू में आपका क्या है? वी का स्क्वायर करते हैं, यानी कि बी का स्क्वायर करते हैं, तो आपका यानी कि 25 में क्या आ जाएगा? तो आपको इस टाइप से आपको लिखना होगा। इनके यू इक्वल टू यहाँ पे कितना है? तो 5 मीटर प्रति सेकंड है। और वी इक्वल टू आपका वी स्क्वायर करते हैं, तो आपका 10 का स्क्वायर करते हैं, तो आपको यहाँ पर 100 आ जाएगा। और इक्वल टू में जब आपका यू का स्क्वायर करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस का 2as है। क्या है? प्लस का 2 है। फिर उसके बाद आपका a है। क्या है? तो a है। तो a का मान हमको निकालना है। और यानी कि s का मान आपको कितना है? तो 15 दिया जा रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा निकल कर? अब जब हम यहाँ पर करते हैं तो आपका 35 यहाँ पर 75 बचा है, और यहाँ पर आपका बचा है 30a बचा है। क्या बचा है? 30a बचा है। तो जब हम इसे कैंसिल आउट करते हैं तो आपका आ जाता है 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला वाला आ जाएगा। यानी कि आपका 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी कि एक्सेलरेशन आ जाएगा। नेक्स्ट ये बात करें कि बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो हम जानते हैं बल का ऐसा ही मात्रक जो होता है वह न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है, जिसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट ये बात करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण रखा गया है। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? एक न्यूटन किसके बराबर
होता है तो हम जानते हैं एक न्यूटन जो होता है इनके एफ इक्वल टू जो होता है वह क्या होता है 1 किलोग्राम किसके किसके इक्वल होता है। तो एक यानी कि एक किलोग्राम यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के होता है क्या होता है 1 किलोमीटर यानी कि 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है 1 न्यूटन। इसलिए आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें एक यदि एक पिंड जो है वह ABC के द्रव्यमान क्रमशः 5 किलोग्राम 2 किलोग्राम 10 किलोग्राम है, इनमें से किसका जड़त्व सबसे कम होगा। तो सबसे कम जो जड़त्व होगा वह ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 10 भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान आपको निकालना है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान है 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान जो हो जाएगा वह भी आपका 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एफ इक्वल टू एम ए होता है। एफ इक्वल टू जो हम एम ए में जो वैल्यू पुट करते हैं तो हम यानी त्वरण का मान निकाल रहे हैं यानी कि एफ अपॉन एम आ जाएगा। एफ का मान कितना है 1 न्यूटन है और यहाँ पर यानी कि एम का मान कितना है यहाँ पर 1 किलोग्राम है। जब हम 1 से 1 काटते हैं तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी कि पहला वाला ही और आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन 11 क्या कर रहा है न्यूटन के गति के पहले नियम से क्या मिलता है। बल मापने का सूत्र या फिर जड़त्व की परिभाषा या फिर चाल मापने का सूत्र या फिर त्वरण की परिभाषा। तो हम जानते हैं जड़त्व की परिभाषा हमें न्यूटन की गति के पहले नियम से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें न्यूटन की गति में कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है। तो हम जानते हैं दूसरे नियम से मिलता है, क्योंकि एफ जो होता है फोर्स प्रोपोर्शनल टू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वह किसके इक्वल होता है वह एम के इक्वल होता है। और यानी एफ डायरेक्ट यानी कि प्रोपोर्शनल टू होता है यानी कि एक्सलरेशन के होता है। इसलिए ये दोनों ही इक्वेशन होती हैं उससे हमें प्राप्त होता है क्या होता है एफ इक्वल टू के एम ए होता है। के इक्वल टू जब हम बन रखते हैं तभी हमें एफ इक्वल टू एम ए प्राप्त होता है। नेक्स्ट ईयर बात करें कि जी का मान कितना होता है। तो हम जानते हैं जी का मान 9.8 न्यूटन यानी कि न्यूटन तो नहीं सॉरी दोस्तों 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के होता है, क्योंकि यहाँ पर जी जो होता है वह गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर कह रहा है 60 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार कितना होगा, जबकि जी इक्वल टू आपका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो आपको जी की तो कोई वैल्यू ही नहीं आपको यहाँ पर पुट नहीं करना है। जब 60 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार जो हो जाएगा पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/6 होता है। क्या होता है 1/6 होता है। जब हम 6 से काटते हैं तो आपका 10 न्यूटन आ जाएगा। इनके ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें शरबत बनाते यानी कि बनाते समय चीनी में यानी कि पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है। यह पदार्थ के कणों के यानी कणों के किस गुण को दर्शाता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है तो हाँ होता है। पदार्थ गतिशील होते हैं हाँ होते हैं। पदार्थ चिकन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी यानी कि ये तीनों ही सही फिट बैठ रहे हैं। क्वेश्चन 16 की बात निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है यानी कौन एक पदार्थ का उदाहरण है। विचार है शीतल पेय है फिर स्नेह है। तो हम जानते हैं शीतल पेय जो होता है ठंडा जल होता है वह पदार्थ का एक एग्जाम्पल है। इनके ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन 17 की बात करें दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। विसरण वाष्पीकरण घुलना संपीड़ित कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। तो विसरण यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 18 की बात करें किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो द्रव्यमान होता है ऊपर और प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं घनत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला आ जाएगा। नेक्स्ट की बात नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है ये भी आपको देखना होगा कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। यह नियम यानी कि यह किस नियम को प्रदर्शित करता है। तो यह करता है स्थिर अनुपात के नियम को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट की बात नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है यानी जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात 1 यानी सदैव 1:8 होता है। यह किस नियम को दर्शाता है। तो यह भी आपको स्थिर अनुपात को दर्शाता है। नेक्स्ट ईयर बात करें परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में मापते हैं। तो परमाणु त्रिज्या को जो हम मापते हैं वह नैनोमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें यहाँ पे क्या है परमाणु यहाँ पर क्या है आपको देखना होगा परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान को हम मापते हैं न्यूटन यानी कि किस में मापते हैं तो एनएम में मापते हैं। नेक्स्ट ईयर बात करें क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है किसी पदार्थ का सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है आपका यानी कि क्या कहलाता है परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट ईयर बात करें क्वेश्चन मेरे 24 क्या कह रहा है जल की परमाणुकता कितनी होती है। तो जल की जो परमाणुकता होती है वह 3 होती है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर एक जल का निर्माण करता है। इनकी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला आ जाएगा। नेक्स्ट की बात निम्नलिखित में से किसकी यौगिकता परमाणुकता 5 होती है। अमोनिया की होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, फिर जल की होती है। तो अमोनिया का जब हम सूत्र प्राप्त करते हैं तो NH4 होता है। इसकी परमाणुकता कितनी है। तो इसकी परमाणुकता आपको 5 मिल रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की आपको यहाँ पर 2 यानी कि 3 होती
होती है। और यहाँ पर बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की कितनी होती है, तो CaCO3 होती है। क्या होती है, CaCO3 होता है। तो 3 आपको यहाँ पर 3 मिल रहा है, इसके भी 5 आ रही है, तो आपको ये भी ऑप्शन सही होना चाहिए। जल की कितनी होती है, जल की 3 होती है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यानी ये दोनों ही सही फिट बैठ रहे हैं। नेक्स्ट की बात, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका काफी महत्वपूर्ण रखा गया है। क्वेश्चन 26 क्या कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आपको लिखना होगा। CaOH का होल जो होता है वह इसका सूत्र होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड किसका होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का यह सूत्र है। कैल्शियम कार्बोनेट का ये है। कैल्शियम क्लोराइड का ये आपके सामने सूत्र दिया जा रहा है। नाइट्रिक अम्ल का यानी आणविक द्रव्यमान आपको निकालना है। नाइट्रिक एसिड का क्या होता है, NH3 होता है। क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। जबकि जो इनके नाइट्रोजन का होता है वह 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। क्या होता है, इनके NH3 नाइट्रिक अम्ल क्या, सॉरी दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, नाइट्रिक अम्ल कह रहा है, अन्ना की अमोनिया। तो नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3 होता है। क्या होता है, HNO3 होता है। HNO3 का जब हम निकालते हैं तो आपका हाइड्रोजन का 1 आ जाता है और नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है। और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 3 48 हो जाएगा, इनके 48 हो जाएगा। तो 48 हम इससे आपका यहाँ पर 63 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर करा है कोशिका की खोज किसने की थी, तो हम जानते हैं क्वेश्चन 24 यानी 28 काफी महत्वपूर्ण। यहाँ पर करा है कोशिका की खोज किसने की थी, यानी कि हु डिस्कवर्ड व्हाई, इनके सेल यानी किसके द्वारा खोजा गया था कोशिका को, तो हम जानते हैं रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था और सन 1665 में इसको खोजा गया था। नेक्स्ट की बात, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 29 क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन एक जीव कोशिकीय होता है, पैरामीशियम, कवक या फिर आम या फिर अंडाणु। तो हम जानते हैं इसका कौन सा सही जवाब आना चाहिए, तो आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला आ जाएगा। और जो होता है इनके क्या होता है, अमीबा भी क्या होता है, एक पैन के पैरामीशियम की तरह ही होता है। क्वेश्चन 30 की बात करें कि पादप, यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक या फिर कोशिका द्रव्य। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला आ जाएगा। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज या फिर लिपिड। तो हम जानते हैं कोशिका भित्ति जो होती है वह बनी होती है यानी किसके, प्रोटीन की या फिर कार्बोहाइड्रेट की या फिर सेल्यूलोज की या फिर लिपिड की। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। क्वेश्चन 32 की अगर बात करें, कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थों के ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, वर्णात्मक पारगम या फिर इंडो यानी साइटोनियस या अवशोषण या फिर आलोपरासरण। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट